नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बेसिकली आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और वो है ट्वेल्थ क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो देखिए आज कुछ स्किल ट्राई करने चाहिए होंगे, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोमेनक्लेचर आइसोमरिज्म में आपको आना चाहिए, वर्नर थ्योरी एंड EAN आपको आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको आना चाहिए। और लर्निंग आउटकम्स और गोल्स की बात करते हैं कि इसको करने के बाद जो स्टूडेंट को क्या समझ पाएंगे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और आइसोमरिज्म क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, वर्नर थ्योरी है हमारे पास। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, nomenclature ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आइसोमरिज्म ऑफ इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स है, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये हमारे पास मैटर है आज का। ठीक है, हालांकि मैटर ये 2-3 क्लासेस का होगा हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मैं रखता हूँ, जैसे कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या समझते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और कोऑर्डिनेशन और इसके फीचर्स क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ जाने चाहिए जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन चीज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री में सामने आती है वो ये आती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं, वो असल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंपाउंड बनाने में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो भूमिका होती है इंपॉर्टेंट रखती है। ये कंपाउंड हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल अदा करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में, क्लोरोफिल प्लांट में, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ब्लड में हीमोग्लोबिन Fe, क्लोरोफिल में Mg के रूप में प्रेजेंट रहता है। हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। क्या बोलता है ये कि जब दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट केमिकली आपस में कंबाइन किए जाते हैं किसी फिक्स प्रोपोर्शन में वेट के माध्यम से, तो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का निर्माण होता है। यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, आपका एलम बन रहा है फिटकरी K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O आपका बन रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर इन एन एक्वस सॉल्यूशन देयर आर टू टाइप्स। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बिहेवियर के बारे में बात करें तो उसके आधार पर दो हम कर सकते हैं। पहला है आपका डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड, और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड की। तो द एडिशन कंपाउंड विच लूज their identity in aqueous solution and get completely ionized in water is called double salt। यानी ऐसा कंपाउंड जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में पढ़कर पूरी की पूरी ढंग से आयनाइज हो जाए, अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में हमारे पास K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O पोटाशियम, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O मोर सॉल्ट, और तीसरा KCl MgCl2 6H2O कार्नालाइट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर लेते हैं कि दोज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी। मतलब ऐसे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड जो कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर देते हैं जब उसको एक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। अगर वो आइडेंटिटी रिटेन नहीं कर पा रहा है तो डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड, और अगर वो आइडेंटिटी क्या हो रहा है उसकी आइडेंटिटी हो रही है उसकी, तो वो क्या बोलते हैं इसे,
कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसे बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं और वो सेपरेट आयन में डिसोसिएट नहीं होते। जैसे यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया आपका K4FeCN6H2O वाटर में 4K प्लस प्लस FeCN6 का होल 6 हेक्सा -4 फेरोसाइनाइड आयन। तो यहाँ पर ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है सेपरेट आयन में, ठीक है। तो ये अपने आइडेंटिटी रिटेन कर रहा है, ठीक है। लाइगेंड्स, जिसको लिगेंड्स भी कहते हैं आप लोग, कि लिगेंड के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? पहला होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पर लाइगेंड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उसको हम होमोलेप्टिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर CONH3 का होल 6, यहाँ पर NH3 के 6 हैं। और एक होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पर लाइगेंड्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक से अधिक लाइगेंड अलग अलग तरीके का लाइगेंड उसमें होते हैं। जैसे यहाँ पर FeN2 का और Cl2, ठीक है, ये आपका है। अब वर्नर क्या बोलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उसको लेकर उसने एक थ्योरी दी है जिसे बोलते हैं वर्नर थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में इस थ्योरी को दिया था और उन्होंने वर्नर थ्योरी को जो Fe का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें FeNH3 6 और FeNH3 5 का कॉम्प्लेक्स को उसने बताया था किस तरीके से ये बनता है, ठीक है। तो वो कहता था कि भाई कोई भी मेटल जो होता है कॉम्प्लेक्स जब बनाता है तो दो तरह की वैलेंसी को शो करता है। पहली होती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए इस एग्जाम्पल में, तो ऊपर के कॉम्प्लेक्स में जो क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह एक्ट कर रहा है और NH3 जो है वो किसकी तरीके से सेकेंडरी वैलेंसी की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह एक्ट कर रहा है और NH3 जो है ये किसकी तरह, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वर्नर ने कहा था कि जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो दो तरह की वैलेंसी इसमें होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है इसमें। इसमें क्या हम देखें तो इक्वल टू ऑक्सीडाइज्ड स्टेट्स ऑफ CMe सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है उसमें इक्वल होता है, सेटिस्फाइड बाय एनायन, वो एनायन के द्वारा सेटिस्फाई होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, और आयनाइजेबल होता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMe, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, सेटिस्फाइड बाय लाइगेंड्स, लाइगेंड से सेटिस्फाई होता है, डायरेक्शनल होता है और वो नॉन आयोनाइजेबल भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं शेप्स की। तो वर्नर के हिसाब से अगर देखें तो ऑल सेकेंडरी वैलेंसीज हैव शेप्स अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं उनका कुछ शेप होता है, उनका कुछ शेप क्या होता है, अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें वर्नर थ्योरी के मिलते हैं, जिसमें कि प्रेसिपिटेशन ऑफ प्राइमरी वैलेंसी ऑन द एडिशन ऑफ सुटेबल रिएजेंट, जब किसी भी सुटेबल रिएजेंट को जोड़ने पर प्राइमरी वैलेंसी में प्रेसिपिटेशन में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FeNH3 का होल 6Cl3 फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ AgCl2, वो 3 मोल AgCl के बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। तो FeNH3 6Cl3 जो है वो 3 मोल बनाता है AgCl का, जब हम क्या करते हैं AgNO3 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये शो करता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया है, ठीक है। तो FeNH3 ये क्या बन गया, FeNH3 ठीक है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि जो कॉम्प्लेक्स होती है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे होता है, तो ये डिपेंड करता है आयंस के ऊपर। जितने ज्यादा आयंस होंगे, मोर द नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा ग्रेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की, जब आप उसे किसी एक्वस मीडियम में रखते हैं। तो जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस के, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, FeNH3 5Cl2, FeNH3 का होल 5Cl + 2 Cl माइनस, टोटल नंबर ऑफ आयन जो है कितने हैं, 3 है। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपके सामने, PtCl4 6NH3, कैसे लिखेंगे इसको हम, PtNH3 का 6Cl4, नंबर ऑफ Cl आयन जो है 4 है, टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, 5 है।
इसी तरह से PtCl4 5NH3, PtCl4 4NH3, PtCl3 3NH3, PtCl4 2NH3। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं Cl घट रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है आयंस के और इसके डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 मिल जा रहे हैं। तो देखते हैं अब कि वर्नर ने कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करा था, वर्नर ने किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स को बताया था। तो FeNH3 6Cl3, FeNH3 6Cl3 ये आपका दिख रहा है, इस तरीके से उसने डिजाइन इसका बनाया था, ठीक है। डॉटेड लाइंस जो होती हैं वो प्राइमरी वैलेंस को इंडिकेट करती हैं, और कॉन्टिन्यूस लाइन जो होती है वो सेकेंडरी वैलेंस को क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो ये प्राइमरी होगी, Cl ये प्राइमरी होगी, और NH3 जो होगी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंस, तो इस तरीके से क्या होता है बनाने क्या कहता है दर्शाया था। तो FeNH3 5Cl3 ये क्या बनाता है, FeNH3 5Cl2। इन दिस कॉम्प्लेक्स Cl ग्रुप एक्ट एज प्राइमरी वैलेंसी। तो Cl ग्रुप होता है प्राइमरी वैलेंसी एक्ट करता है, और वन ऑफ द Cl एक्ट एज ए सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो। और जो एक Cl होता है उसमें से वो क्या करता है, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट करता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट करता है, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट करता है। तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स कुछ हमारे सामने बनने को दिखेगा, जो आप देख सकते हैं। अब FeNH3 4Cl3 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स Cl ग्रुप है वो प्राइमरी वैलेंस की तरह एक्ट करता है, और जो दो Cl होते हैं जैसे आपको दिख रहा है वो आपके सेकेंडरी वैलेंस की तरह एक्ट करता है। इस तरीके से कुछ दिखा रखा है इसको। An इज इक्वल टू जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल लाइन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगेंड। तो ये आपका An होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को अगर आप ऑक्सीडेशन से माइनस करते हैं प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन करते तो वो भी आपका An होकर बना देता है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको वो एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। जितनी बातें बताई जा रही हैं आपको, जितनी बातें समझाई जा रही है आपको देखना ध्यान से, गंभीरतापूर्वक समझना भी है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। CnH3 4 ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी, 2 है। नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, 29 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। किस के तौर का है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको रखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सारे के सारे जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें खास बात ये है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका क्या होता है वो आपको रटा होना चाहिए। Cu का, कॉपर का, K2 का, Ag का, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर वो दिख रहा है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अक्सर कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो Cu को कॉपर से, कोबाल्ट से, पोटेशियम से और आपके सिल्वर से, इनसे कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको ये देखने को आपको पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है मेटल्स का क्या एटॉमिक नंबर होता है इनका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन बना रहा है, यहाँ पर 4 के साथ बना रहा है तो 4 हो गया, यहाँ पर 6 के साथ बना रहा है 6 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने साथ बना रहा है 2 के साथ बना रहा है 2 कितना हो गया 2 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इसके लिगेंड कितने लग रहे हैं इसमें वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसी में आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप क्या कर निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन में देखने को क्या मिलती है। पहली बात तो ये कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक कलर एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो वर्नर थ्योरी थी ये बता नहीं पाया कि मैग्नेटिक बिहेवियर कलर और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सारे एलिमेंट जो होते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट में से कुछ ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाते हैं ये बता नहीं पाया था, ठीक है। सभी क्यों नहीं बना पाते ये नहीं बता पाया, ठीक है। और दूसरी बात कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी वो बता नहीं पाया था, ठीक है। और ये थ्योरी इसमें देखें तो ये भी नहीं बता पाई थी कि कॉम्प्लेक्सेस में जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी हमें आखिर देखने को क्यों मिलती है वो भी इसको नहीं बता पाया था। और एक कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा, वर्नर की जो थ्योरी थी वो भी इसको नहीं बता पाई कि असल में एक जो कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर क्या होने वाला है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका कौन सा है, आपका CuSO4 NH3 5Br, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ वर्नर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमेशा याद रखिएगा प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, ठीक है। इन वीक अल्कलाइन मीडियम KMnO4 कन्वर्टेड इनटू, तो एक वीक अल्कलाइन मीडियम में जो KMnO4 होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए ये था आज की क्लास, और आज की क्लास में रखेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।